गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोर्स EL210 सी प्रोग्रामिंग की 6th यूनिट फंक्शंस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होते हैं, क्या एडवांटेज हैं, सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन को क्रिएट करने का, डिक्लेयर करने का, और किस तरह से हम आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक प्रोग्राम देखेंगे फंक्शन पे बेस्ड। उसके अलावा हम स्टोरेज क्लासेस के बारे में और कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था फंक्शन। आज हम उसको इम्प्लीमेंट करके और देखेंगे कि किस तरह से फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है stdio.h। दैट मीन्स क्योंकि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड जो इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है उसकी जो फंक्शंस हैं printf और scanf उनको यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने ये हेडर फाइल इंक्लूड की है। उसके बाद में हमने एक डिक्लेयर किया है कि void swap int स्टार कॉमा int स्टार। दैट मीन्स कि हम एक फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं जो रिटर्न टाइप कैसा है, जिसका void रिटर्न टाइप है। उस फंक्शन का नाम है swap और उसके बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे। पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो पॉइंटर होगा किसी इंटीजर का, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो होगा वो भी हमें एक पॉइंटर देना है किसी इंटीजर का। ठीक है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो सिंटैक्स होता है उसमें बेसिकली हम सबसे पहले रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम, और उसके बाद नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और वो किस टाइप के होंगे। तो यहाँ पे हमें जो आर्ग्यूमेंट मिलेंगे वो पॉइंटर टाइप के होंगे, और वो पॉइंटर किसके होंगे, इंटीजर वैल्यू के पॉइंटर्स होंगे। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं n1 और n2। ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो स्वैपिंग के लिए बना रहे हैं। दैट मीन्स कि दो नंबर हैं, ए की वैल्यू कुछ है, बी की वैल्यू कुछ है, और उन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, स्वैप करना है। दैट मीन्स कि उन दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे हमने वो जो दो वैल्यूज लिए हैं वो n1 और n2 ली हैं। जब हम printf जो है उसमें लिखा हुआ है फंक्शन स्वैप टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। दैट मीन्स कि हमारी जो स्क्रीन होगी, कंसोल आउटपुट होगा, उस पर हमें ये लाइन लिखी हुई दिखाई देगी। उसके बाद printf है इनपुट फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। दैट मीन्स कि हमें फर्स्ट और सेकेंड नंबर को क्या करना है, इनपुट देना है। तो इनपुट हम देंगे कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड के थ्रू जब देंगे इनपुट तो scanf %d एंड n1 एंड n2। दैट मीन्स कि जो पहला नंबर हम एंटर करेंगे वो हमारा जाएगा, इंसर्ट होगा n1 में, और जो दूसरा नंबर हम इंसर्ट करेंगे वो जाएगा हमारा n2 के अंदर। और ये n1 और n2 किस टाइप की वैल्यू को लेंगे, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर वैल्यू के लिए। दैट मीन्स कि n1 और n2 के लिए हमें इंटीजर वैल्यू को इंसर्ट करना है। जैसे ही हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा बिफोर स्वैपिंग n1 की वैल्यू दिखाई देगी और n2 की वैल्यू दिखाई देगी, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि बिफोर स्वैपिंग हमें n1 और n2 की वैल्यू दिखाई दे रही है। अब आफ्टर स्वैपिंग जो है n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी। तो स्वैपिंग का जो प्रोग्राम है वो हमने बिना फंक्शन को क्रिएट किए भी बनाया हुआ है, और आज हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे स्वैपिंग के लिए, और उसके बाद में हम देखेंगे कि फंक्शन के साथ हम किस तरह से स्वैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम स्वैप कर रहे हैं तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस। क्योंकि यहाँ पे जो सिंटेक्स है वो देखो आप, यहाँ पे स्वैप इंट स्टार कॉमा इंट स्टार। इसका मतलब कि जो कंपाइलर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि एज ए आर्ग्यूमेंट हमें क्या मिलेगा, एड्रेस जो है वो एज ए आर्ग्यूमेंट जाएगा। मीन्स जो हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, एक तो किया था पास बाय वैल्यू और दूसरा किया था पास बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो पास बाय रेफरेंस यूज कर रहे हैं। मीन्स कि हम जो पॉइंटर है या जो एड्रेस है वो हम पास कर रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, राइट। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट है उसमें क्या जाएगा, n1 का एड्रेस, और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है उसमें जाएगा n2 का एड्रेस, राइट। अब
यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। ये बेसिकली फंक्शन जो है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, राइट। ये जो हमारे फंक्शन के अंदर हमने दिए हैं वो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो हमारे होंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम स्वैपिंग की डेफिनेशन में देखेंगे int स्टार p कॉमा int स्टार q। इसका मतलब कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आएगा वो तो हमारा, उसकी जो वैल्यू है वो तो हमारी p में जाएगी और जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू हमारी q में जाएगी। तो एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमने n1 दिया है और एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमने n2 का एड्रेस दिया है, राइट। यहाँ पे हमने एक वैल्यू ली है, एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है, इंट हमने इंटीजर टाइप का हमने लिया है। अब उस वैल्यू के अंदर हम इंसर्ट करेंगे जो हमारे स्टेप्स थे कि फॉर एग्जांपल a की वैल्यू b को और b की वैल्यू a को असाइन करनी है। तो इसका सिंपल सा एक मेथड है कि हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं c और a की वैल्यू c में डालते हैं, उसके बाद b की वैल्यू a में और फिर c की वैल्यू b में। तो बेसिकली दोनों a और b की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इससे इंटरचेंज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया है tmp नाम से। अब इस टेम्पररी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है p पे, अब p बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ n1। तो n1 एड्रेस पे जो वैल्यू है वो हमारी टेम्प में जाएगी, राइट। उसके बाद में जो वैल्यू हमारी q के अंदर है, q के एड्रेस पे है, q मतलब बेसिकली यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है, n2। तो n2 के एड्रेस पे जो वैल्यू है वो हमारी किस पे चली जाए, p का जो एड्रेस है उस पे, दैट मीन्स कि n1 के एड्रेस पे चली जाए। तो अब n1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, जो n2 के अंदर वैल्यू थी, राइट। और यहाँ पे हमने वापस से फिर क्या किया है, टेम्प की वैल्यू को असाइन कर दिया है q को। q क्या है यहाँ पे, दैट मीन्स सेकेंड आर्ग्यूमेंट दैट इज n2। तो n2 को हमने वापस असाइन कर दिया है टेम्प की वैल्यू और टेम्प में क्या था, जो n1 के अंदर वैल्यू थी। तो जो n1 के अंदर वैल्यू थी वो हमारी n2 में चली गई और जो n2 की वैल्यू थी वो n1 में चली गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है और हमने यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन दी है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, कंट्रोल किसके पास चला जाता है, प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो जो फंक्शन की बॉडी होती है उसके पास चला जाता है। जैसे ही फंक्शन कंप्लीट होता है, यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो गया है क्योंकि कर्ली ब्रेसेस आ गया है, तो वापस से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, जहाँ पे फंक्शन ने कॉल किया था। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके बाद एग्जीक्यूट होगा, क्या है, आफ्टर स्वैपिंग n1 इक्वल्स टू %d n2 इक्वल्स टू %d n1 n2। दैट मीन्स कि अब n1 और n2 की वैल्यू जो है वो वापस से प्रिंट होगी यहाँ पे, लेकिन अब n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे स्वैप्ड हो चुकी है, ठीक है। तो आप इसको एग्जीक्यूट करके और रन करके देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से हम सिंपली भी स्वैप कर सकते हैं और यूजिंग फंक्शन भी हम दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज क्लास। कि स्टोरेज क्लास क्या होती है, बेसिकली स्टोरेज क्लासेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ए वेरिएबल और फंक्शन। किसी भी वेरिएबल और फंक्शन के फीचर को डिस्क्राइब करने के लिए स्टोरेज क्लास का यूज किया जाता है। कि कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल है या कोई फंक्शन है, उसका स्कोप क्या है, उसकी लाइफ टाइम क्या है, वो जब डिक्लेयर होगा तो उसकी इनिशियलाइज वैल्यू क्या होगी, उसकी विजिबिलिटी कहाँ पे होगी और कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कहाँ पे उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारे फीचर्स हैं किसी भी वेरिएबल और फंक्शन के, वो डिस्क्राइब करता है कि वो किस स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। तो बेसिकली चार तरह की स्टोरेज क्लास हैं, ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर और एक्सटर्न। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स देखे थे उनके अंदर हमने देखा था कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम सिंपली डेटा टाइप लिख रहे थे, हम कोई भी उसके आगे स्टोरेज क्लास नहीं लिख रहे थे, राइट। अगर हमें उसे किसी पर्टिकुलर
स्टोरेज क्लास का हमें कोई पर्टिकुलर वेरिएबल चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टोरेज क्लास का नाम देना होगा। दैट मीन्स कि हम ऑटो देना चाहते हैं, स्टैटिक देना चाहते हैं, रजिस्टर या एक्सटर्न। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उस वेरिएबल को एक्सेस करवाना चाहते हैं, क्या स्कोप चाहते हैं हम उसका, और उसकी लाइफ टाइम कितनी चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टोरेज क्लास का नाम देंगे, स्पेस देके हम डेटा टाइप बताएंगे, इंट है, फ्लोट है या कैरेक्टर है, किस टाइप का डेटा टाइप है, और उसके बाद वेरिएबल का नेम देंगे। तो ये सिंटेक्स होता है अगर हम किसी भी वेरिएबल को विद स्टोरेज क्लास हम डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। तो अब हम वन बाय वन चारों जो स्टोरेज क्लासेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ऑटो। ऑटो बेसिकली आपका डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है। मीन्स कि जब भी आप किसी भी स्टोरेज क्लास का नाम नहीं लिखते हो, आप स्टैटिक, एक्सटर्न या रजिस्टर कुछ भी नहीं लिखते हो, तो इसका मतलब वो एक ऑटो स्टोरेज क्लास है। ठीक है, तो दिस इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक। किसी भी फंक्शन में अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है बिना किसी स्टोरेज क्लास के, तो इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट ऑटो है। दैट मीन्स कि अगर आप ऑटो नहीं भी लिखेंगे तो भी वो ऑटो स्टोरेज क्लास को बिलोंग करेगा। Auto variable can be only accessed within the block or function they have been declared, not outside them. अब इनका स्कोप कितना होता है, मतलब कि कोई वेरिएबल अगर हमने डिक्लेयर किया है तो उसको कौन एक्सेस कर सकता है, जिस फंक्शन और जिस ब्लॉक के अंदर हमने उसको डिक्लेयर किया है सिर्फ वहीं पे उसको एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने ये प्रोग्राम देखा, इसमें हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर टेम्प को क्या किया था, डिक्लेयर किया था। तो इसका मतलब सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम इस टीएमपी टेम्प वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटो वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो वहीं पे डिक्लेयर किए जा सकते हैं जहां पे उनको डिक्लेयर किया गया है, सिर्फ उन्हीं फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। Although they can be accessed outside their scope as well as using the concept of pointers given here by pointing to the very exact memory location where the variable resides. Although ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉसिबल वे नहीं है उनको एक्सेस करने का, अगर हम चाहते हैं कि इसके स्कोप से बाहर, मतलब किसी पर्टिकुलर फंक्शन के बाहर भी हम उस वेरिएबल को यूज करें, तो हम उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, पर हम उस वेरिएबल नेम से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हम उसको अगर एक्सेस कर सकते हैं तो उसकी मेमोरी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन पता है कि उसकी क्या है, तो उस मेमोरी लोकेशन से हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम इनको डिक्लेयर करते हैं तो इनकी क्या वैल्यू इनको असाइन होती है। अगर हम डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम हम उसको वैल्यू कोई इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वो उस पर्टिकुलर वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाता है। अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो वो एक गार्बेज वैल्यू से असाइन हो जाते हैं। जितने भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं दे आर असाइंड अ गार्बेज वैल्यू बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर दे आर डिक्लेयर। तो जब भी वो डिक्लेयर होंगे तो उनको एक गार्बेज वैल्यू असाइन होगी। राइट, नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रिजर्विंग देयर वैल्यू इवन आफ्टर दे आर आउट ऑफ देयर स्कोप। स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जैसे आप नाम से समझ सकते हो, स्टैटिक मतलब स्थिर है, जो चेंज नहीं हो रहा है। तो बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं ना, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी जो वैल्यू है ये इसको प्रिजर्व करके रखेंगे। अगर आपने किसी वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर कर दिया है और उसकी कोई वैल्यू असाइन कर दी है तो वो वैल्यू वही रहेगी, जो भी मतलब लास्ट जो वैल्यू रही है उसकी, या अगर मान लो वो उसकी वैल्यू चेंज हुई है तो जो वैल्यू उसकी लास्ट थी वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसको वापस से अगर डिक्लेयर किया है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ देयर स्कोप। दे आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, सिर्फ एक बार ये इनिशियलाइज होते हैं एंड एग्जिस्ट टिल द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब
कि इनको आप डिक्लेयर तो कितने भी बार कर सकते हो, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होती है और वो वैल्यू फिर क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है। मीन्स कि अगर उस वैल्यू में कोई चेंज हुआ होता है तो वो प्रिजर्व रहता है। ऐसा नहीं है कि हर बार वो वापस से इनिशियलाइज होगा। तो सिर्फ ये इनिशियलाइज एक ही बार होती है और एग्जिस्ट करती है टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। दस नो न्यू मेमोरी इज एलोकेटेड बिकॉज दे आर नॉट री डिक्लेयर्ड। इसलिए इनको स्टैटिक जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक बार मेमोरी एलोकेट हो जाती है, थ्रू आउट द प्रोग्राम वही मेमोरी रहती है। देयर स्कोप इज लोकल टू द फंक्शन टू विच दे आर डिफाइंड। इनका जो स्कोप होता है वो उसी फंक्शन में होता है जिसमें इनको डिफाइन किया गया है। ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। जो ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं इनको किसी भी प्रोग्राम के अंदर कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अगर बाय डिफॉल्ट हम देखें कि क्या वैल्यू असाइन होती है, तो अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की गई है, जैसा हमने कहा कि उनको एक बार वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते, सिर्फ एक ही बार थ्रू आउट द प्रोग्राम एक बार वैल्यू इनिशियलाइज होती है। लेकिन अगर मान लो कि यूजर ने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट जब कंपाइलर उसकी मेमोरी क्रिएट करता है स्टैटिक वेरिएबल की, तो उसको वैल्यू 0 असाइन करता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है। ठीक है, और इसको स्टैटिक वेरिएबल हम क्रिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्टैटिक लिखेंगे, फिर डेटा टाइप का नाम लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम। नेक्स्ट है रजिस्टर। This storage class declare register variable which have the same functionality as that of auto variables. Register जो variables होते हैं उनकी same functionality होती है जो हमारी auto variables की होती है। मीन्स कि जिस function के अंदर या जिस ब्लॉक के अंदर हमने उसको डिक्लेयर किया है वहां पे उसको एक्सेस किया जा सकता है। अब बेसिकली दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लास से डिक्लेयर करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे नॉर्मली हमारी मेमोरी के अंदर वैल्यूज स्टोर होती हैं, राइट? लेकिन अगर हमने किसी वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लास डिफाइन किया है या डिक्लेयर किया है, तो रजिस्टर, अगर कोई फ्री रजिस्टर अवेलेबल होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जो माइक्रो प्रोसेसर के जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें अगर कोई रजिस्टर फ्री होता है, तो उस पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, सो द ओनली डिफरेंस इज दैट कंपाइलर ट्राइज टू स्टोर these variables in the register of the microprocessor if a free register is available. This makes the use of register variable to much faster than that of the variable stored in the memory during the runtime of the program. If a free register is not available, then they are stored in the memory only. Usually, few variables are to be accessed very frequently in a program are declared with the register keyword which improve the running time of the program. Basically क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको हमें बहुत फ्रिक्वेंटली बार बार यूज करना है, तो रनिंग टाइम जो है हमारे प्रोग्राम का उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने रजिस्टर स्टोरेज क्लास में डिफाइन कर दिया या डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद में ताकि वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो हमारा कहाँ पे स्टोर हो, रजिस्टर के अंदर स्टोर हो, क्योंकि जो एक्सेस टाइम होता है हमारे रजिस्टर का वो बहुत कम होता है, राइट? Next, we can obtain the address of a register variable using pointer. Means कि pointer की हेल्प से हम रजिस्टर का जो एड्रेस है उसको obtain नहीं कर सकते। जैसे ऑटो के अंदर हम थ्रू मेमोरी और थ्रू पॉइंटर्स हम एक्सेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंटर्स को यूज नहीं कर सकते हैं रजिस्टर का एड्रेस एक्सेस करने के लिए। Next is external storage class. An external variable is nothing but a global variable initialized with a legal value where it is declared in order to be used elsewhere. External value जो है वो एक global variable होता है जो पूरे प्रोग्राम के अंदर थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। इट कैन बी एक्सेस विद इन एनी फंक्शन और ब्लॉक। मीन्स कि इसको किसी भी फंक्शन और किसी भी ब्लॉक के अंदर हम यूज कर सकते हैं।
Also, a normal global variable can be made extern as well as by placing the extern keyword before the declaration or definition of any function or block. This basically signifies that we are not initializing a new variable, but instead we are using or accessing the global variable only. The main purpose जो है external variable is that they can be accessed between two different files which are part of a large program. Means अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसकी दो अलग अलग फाइल्स हैं और उनके अंदर हमें किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो उस केस के अंदर बेटर है कि हम किसी वेरिएबल को एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास से डिक्लेयर करें या डिफाइन करें, सो दैट उसको हम विद इन फाइल्स यूज कर पाए. तो ये थी 4 स्टोरेज क्लासेस: ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर एंड एक्सटर्न. अब है लाइब्रेरी फंक्शंस. तो लाइब्रेरी फंक्शंस ऐसे हमारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं जिनके अंदर फंक्शंस डिफाइन है ऑलरेडी, हम डायरेक्टली उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे आज हम दो लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे: मैथ हेडर फाइल और स्ट्रिंग हेडर फाइल. C programming allows us to perform mathematical operation through the function defined in math.h header file. Means कि अगर हम कोई mathematical ऐसा function यूज करते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, math.h header file का यूज करना पड़ेगा. जैसे अगर हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करते हैं, लाइक प्रिंट ऑफ और स्कैन ऑफ यूज करते हैं, तो हमें हेडर फाइल stdio.h को इंक्लूड करना पड़ता है, राइट. उसी तरह से अगर हम मैथमेटिक्स के कुछ ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर रहे हैं और डायरेक्ट जो बने बनाए फंक्शंस हैं उनको यूज कर रहे हैं, तो हमें math.h हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा. अब math.h हेडर फाइल के हम कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सेल नंबर. ये बेसिकली क्या करता है, राउंड ऑफ कर देता है गिवन नंबर को. इट रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर. यहाँ पे जो भी नंबर गिवन होगा उससे ग्रेटर देन और इक्वल नंबर को ये क्या करेगा, एज ए आउटपुट देगा. फ्लोर क्या करेगा, रिटर्न डाउन्स द गिवन नंबर. इट रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर. कि यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ होगा उससे जो मीन्स नियरेस्ट स्मॉलर नंबर होगा, जैसे अगर 2.3 लिखा हुआ है तो इसके स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, राइट. तो ये एज ए आउटपुट हमें 2 देगा. स्क्वायर रूट नम, तो इससे हमें जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा. पावर बेस कॉमा एक्सपोनेंट, तो इससे हमें पावर मिल जाएगी कि जो भी हमने बेस में दिया है उसके एक्सपोनेंट जो भी होगा, मतलब हमें इस नंबर का पावर जो है वो मिल जाएगी. ABS नंबर, दैट मीन्स कि एब्सोल्यूट नंबर. अगर जो भी हम यहाँ पे नंबर देंगे उसका हमें एब्सोल्यूट नंबर एज अ आउटपुट मिलेगा. तो ये मैथ के कुछ फंक्शंस थे. अब है स्ट्रिंग हेडर फाइल. स्ट्रिंग functions are defined in the header file string.h. string.h header file के अंदर ये functions define होते हैं. जैसे पहला है str length. तो ये बेसिकली string length है फंक्शन. इस यहाँ पे हम जो भी नंबर जो भी string देंगे इस ब्रैकेट इन पैरेंथेसिस के अंदर जो भी स्ट्रिंग देंगे उसकी कितनी लेंथ है वो हमें बता देगा. फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई भी स्ट्रिंग लिखी हुई होती, फॉर एग्जांपल फंक्शन ही लिखा हुआ होता, तो ये 8 लेंथ का है, तो यहाँ पे हमें एज आउटपुट 8 मिलता है. स्ट्रिंग कैट, ये बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के काम में आता है. मीन्स कि दो स्ट्रिंग्स हैं और अगर उन्हें हमें जोड़ना है तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे strcat name name1 लिखा है, तो ये एज अ आउटपुट हमें क्या देगा, name1. ये हमें मतलब ये जो दोनों नेम्स हैं इन दोनों को कॉन्कैटिनेट जोड़ के और हमें एज आउटपुट मिलेगा. स्ट्रिंग कॉपी, strcpy जो फंक्शन है ये कॉपी करता है जो सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू होती है उसको फर्स्ट में. दैट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पे name1 कॉमा नेम लिखा है तो ये क्या करेगा कि ये जो भी नेम के अंदर ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे हमारी name1 के अंदर स्टोर हो जाएगी. स्ट्रिंग कंपेयर,
इट कंपेयर्स टू स्ट्रिंग बेसिकली, ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के काम में आती है। अगर ये दोनों जो स्ट्रिंग्स हमने दी हैं यहाँ पे इनपुट पे, ये दोनों क्या होंगी, कंपेयर होंगी। अगर ये दोनों सेम होती हैं तो हमें एज आउटपुट 0 मिलेगा। इफ वैल्यू, अगर हमारी जो वैल्यू है वो 0 से कम आती है तो इसका मतलब कि जो नेम जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है वो क्या है, लेसर देन है। और अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 वैल्यू आती है दैट मीन्स कि जो नेम 1 है उसकी जो वैल्यू है वो स्मॉलर है। नेक्स्ट है str lwr, इट चेंज स्ट्रिंग लोअर। तो ये क्या करेगा कि जो भी स्ट्रिंग हमें एज ए इनपुट देंगे उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर हमारा यहाँ पे कैपिटल में कोई भी स्ट्रिंग लिखी हुई होगी तो उसको ये क्या करेगा, लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है strupr, स्ट्रिंग अपर, मीन्स कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के उनको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। strchr, ये क्या करता है, रिटर्न करता है लोकेशन और द पॉइंटर ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, मीन्स कि ये स्ट्रिंग को चेक करेगा। स्ट्रिंग scr, यहाँ पे हम नेम लिखेंगे कॉमा ch, दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड या ये जो पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर जो नेम स्ट्रिंग, मतलब जो हमने नेम के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है उसके अंदर जो फर्स्ट अकरेंस है जहाँ पे ch का, वो हमें एज ए आउटपुट मिलेगा। मीन्स कैरेक्टर ch जहाँ पे भी इस नेम स्ट्रिंग के अंदर मिलेगा वो एज अ आउटपुट मिलेगा उसकी लोकेशन, और अगर ये ch प्रेजेंट नहीं होता है तो ये नल रिटर्न करेगा। str it returns the location or the pointer of the first occurrence of the one string in another, means एक स्ट्रिंग का अगर दूसरे स्ट्रिंग में अकरेंस होता है तो मीन्स कि अगर एक जगह लिखा हुआ है दिस इज सी प्रोग्रामिंग और सेकेंड स्ट्रिंग है सी प्रोग्रामिंग, तो सेकेंड स्ट्रिंग का अकरेंस है फर्स्ट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे str नेम कॉमा नेम 1, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा लोकेशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ नेम 1, मीन्स की जो सेकेंड स्ट्रिंग हमने लिखी है उसका अकरेंस नेम के अंदर, वो लोकेशन हमें एज ए आउटपुट मिलेगी। अगर इसका अकरेंस नहीं मिलता है तो हमें नल एज ए आउटपुट मिलेगा। तो इसके साथ ही आपकी जो 6th यूनिट है वो कंप्लीट होती है। आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से प्रोग्राम के अंदर हम फंक्शन बना सकते हैं, मैथ और स्ट्रिंग जो हेडर फाइल्स हैं उनमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और उनकी क्या वर्किंग होती है। थैंक यू।